May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good बैठिए afternoon, sir. अंजलि। Thank you, sir. अंजलि है कि अंजुली है? It's Anjuli. अंजुली यानी एक अंजुली पानी लेकर पी लो, ऐसा है। ये कॉन्सेप्ट उतना सही से नहीं पता। एक्चुअली मेरा निकनेम जूली है, तो जब एडमिशन हो रहा था तो उसके आगे थोड़ा सा चेंज करने के लिए जोड़ दिए पापा, तो अच्छा अंजुली अच्छा, बन गया। अंजुली कर दी है ना। यस। नहीं बोलते एक अंजुली पानी पी लो। हाँ, अंजुली भी एक टर्म है हिंदी में। वॉचिंग ट्रैवल ब्लॉग किसका देखती हैं? परमवीर। हाँ जी, उनका उतना नहीं देखती। नोमेडिक इंडियन का देखी हूँ। अच्छा, और यात्री डॉक्टर इनका देखी हूँ। क्या महसूस होता कि मैंने कैसे आप उस आमतौर पर कहते हैं कि जो भाई ट्रैवल ब्लॉग देखने वाले लोग एडिक्ट हो जाता है, जैसे सीरियल देखने वाले लोग, सही है? ये तो खुद पे वो निर्भर करता है आप कितना देखना चाहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लिमिटेड टाइम आवर्स में देखती हूँ। एक झारखंड का ट्रक ब्लॉगर है, आर राजेश ब्लॉगर। वो बताते हैं कि 6 करोड़ का तो मकान बना लिया है ना, बहुत पैसे कमाए। एक क्या है, परमवीर है, पैसेंजर पढ़ो। हाँ वो बड़ा है, दुनिया का लगभग सब देश घूम लिया वो तो। और व्यवहारिक रूप में हम और आप तो पूरी दुनिया को अलग अलग नहीं घूम सकते, लेकिन उसने पूरी दुनिया का दर्शन करा दिया। क्या लगता है कि ट्रैवल ब्लॉग देखने का फायदा है? जी सर, मुझे लगता है। क्या आपको क्या लाभ, मैं इसलिए पूछ रहा था, प्रश्न इससे बनता है ना कि आपको क्या लाभ मिलता है ट्रैवल ब्लॉग देखने का? ये कहीं टाइम जाया तो नहीं है? नहीं सर, अगर लिमिटेड वे में देखें, लिमिटेड टाइम में, तो अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानने को मिलता है। फिर अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ट्रैवल ब्लॉग्स के थ्रू थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि इस एरिया को आप घूमना चाहेंगे या नहीं। आपने ग्रेजुएशन कर लिया है पॉलिटिकल साइंस से, है ना, फिर फ्रेंच लैंग्वेज आपने पीजी भी कर लिया है। जी सर, आई एम ए डबल ग्रेजुएट सर, तो फ्रेंच अच्छा। लैंग्वेज कल्चर में ग्रेजुएशन भी है और फिर पीजी भी है। अच्छा, ये बता सकते हैं अंजलि कि ये पॉलिटिकल साइंस है तो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट, ये साइंस क्यों जोड़ दिया जाता है इसमें? ये पॉलिटिकल साइंस को साइंस जो टर्म है वो एरिस्टोटल से ज़्यादा जोड़ के देखा जाता है। उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को साइंटिफिक वे में समझाने के लिए उन्होंने जोर दिया था। जैसे इनसे पहले थे ये प्लेटो, तो इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता था, क्योंकि वो आइडियाज़ और वैल्यूज़ के बेसिस पे पॉलिटिक्स को समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में एरिस्टोटल ने कहा, इसीलिए रैशनल वे में। तो फिर सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में क्यों नहीं लगाया जाता है साइंस? सोशियोलॉजी में भी जो स्टडी होता है वो तो क्रोनोलॉजिकल स्टडी होता है, एनालिसिस होता है, उसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, तब कोई जाकर के जो है ना सिद्धांत या प्रिंसिपल डेवलप होता है। तो सोशियोलॉजी को क्यों नहीं कहा जाता है साइंस? इन डिसिप्लिन्स के बारे में मैंने उतना अभी इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा है, सॉरी सर। ये देखिएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को पढ़ा होगा आपने। जी सर। सबसे अच्छा डायरेक्टिव डीपीएसपी में सबसे अच्छा आर्टिकल कौन सा लगता है आपको? अभी तो मैं ये पंचायती राज वाले को रिकॉल कर पा रही हूँ। तो ये जो ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी वो तो है ही, मैंने आप तो इम्प्लीमेंट भी होगा हिंदुस्तान के लगभग अधिकांश राज्यों में, है ना, ये तो ग्राम पंचायत लागू हुई है। कोई ऐसा आप देख पा रही जिसको अभी तक प्रॉपरली लागू नहीं किया जा सका डीपीएसपी में? यूसीसी जो है उस पे बात चल रही है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है सर। क्या है प्रॉब्लम? बाकी तो हवाला देते हैं कि संविधान का हिस्सा है संविधान, तो इस संविधान का हिस्सा होते हुए भी इसको लागू करने में क्या कठिनाई आ रही है? जैसे अभी हमारा सोसाइटी उतना रेडी नहीं है, जैसे लॉ कमीशन ने भी कहा है कि इसको लागू करे तो सबके साथ कंसेंसस बना के करे, लेकिन अभी कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनको थोड़ा हिचकिचाहट है कि ये आएगा तो मेजोरिटेरियनिज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि उनके नहीं, तो ये तो हमारे करेक्टर है, हमारे उसका क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर है। अब इसको लागू करने से कुछ लोगों का हित अहित हो, ये तो है ना, फिर बाकी चीज़ तो उसमें भी हो रही है, फंडामेंटल राइट्स में भी हो रहा है। ये फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया गया है, तो उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, बहुत लोगों की ये आशंका है अगर यूसीसी को। कैसे? आप अगर वन नेशन, है ना, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं,
तो फिर उसको लागू करने में क्या आपत्ति है? आपको नहीं लगता उससे और बढ़कर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है? आज हिंदुस्तान में जो भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ वहीं छुपी हुई है। कि सर ये एक डायरेक्टिव है कि स्टेट को इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन उससे पहले कॉन्सेंसस बनाया जाए तब किया जाए। तो ग्रेजुअली हम कर सकते हैं, लेकिन अभी एकदम इमीडिएट बेसिस पे कोई इसकी उतनी दरकार नहीं है। कश्मीर में आर्टिकल 370 उसको एबॉलिश करने के लिए तो कहीं कंसेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जम्मू कश्मीर को हम देखें तो उनकी जो पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उस वजह से एक फैक्टर हम कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी तो को वहाँ तो और भी थ्रेटनिंग था कि नहीं, अगर होगा तो कश्मीर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा अगर धारा 370 को कोई छुआ तो। आपके राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक मच्छर भी नहीं मरा। ये पॉलिटिकली ऐसे नैरेटिव चला था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखें तो पीपल को अब पसंद आ रहा है, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। तो मेन जो कोई भी पीपल किसी भी एरिया के देखे तो उनका कंसर्न होता है कि इकोनॉमिकली वो फ्लरिश करे। लेकिन वहाँ तो कंसर्न नहीं लिया गया था ना, पब्लिक से तो नहीं कंसर्न लिया गया था। फिर इसमें हम पब्लिक कंसर्न की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अभी इमीडिएट नीड नहीं है। इसका एक और ऑप्शन है कि हम यूसीसी को ग्रेजुअली भी ला सकते हैं सब। अभी आपको नीड नहीं ले रहा। हिंदुस्तान में आपको हिंट दिया, हिंदुस्तान में जितने भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, उसकी जड़ वही है। अगर हम पूरा कंसेंसस बना के ना करेंगे तो और डिस्टर्बेंस होने की संभावना है। तो अगर हम ग्रेजुअली ये आइडिया, गवर्नमेंट में विल पावर की कमी इसको लागू नहीं कर पा रही है, ये तो यही कहा जाएगा। विल पावर आप कहते हैं कि बाकी चीज में हवाला देते हैं कि संविधान का हिस्सा था। जैसे आपको पता होगा इक्वल रेमोनरेशन, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट था ना, पढ़िए। महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देना, ये भी अनिवार्य हिस्सा था ना, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है। इसको पहले ये नहीं था। सरकार को जब लगा कि खुद वो वायलेशन कर रही है तो 1975 में उसने ऑर्डिनेंस जारी किया, क्योंकि सत्र नहीं चल रहा था, और 1976 में बाकायदा इसके लिए कानून पारित करवा दिया, क्योंकि वहाँ वायलेशन हो रहा था। तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? सरकार प्रयास भी तो नहीं, एक होता ना कि हमने प्रयास किया नहीं हुआ, सरकार इस पर प्रयास भी तो नहीं कर रही है। तुम नहीं मान ले कि भाई विल पावर कम है सरकार की। सरकार कर रही है प्रयास, तभी इसके बारे में डिस्कोर्स भी चल रहा है। जैसे हाल ही में इसके कुछ स्टेट्स ने लगाया भी है, तो धीरे धीरे सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती कि उनको ये लगे कि इम्पोज्ड हो गया उनके ऊपर। जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन वाली बात, तो वो सब किसी को स्वीकार्य था, उसमें कुछ ऐसा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। तो आज आप अपना देश चलाएंगी सिर्फ इस आधार पर कि माइनॉरिटी नहीं चाहता ऐसा। माइनॉरिटी तो 3 तलाक को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कल को हम कहेंगे मेरे रिलीजियस एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं, वो कहेगा मेरा अलग है, वो मेरा अलग है, देश ऐसे चलेगा? सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। अगर कोई चीज़ है जो हम सहमति से भी करें, थोड़ा समय लगा के भी करें, तो उतना हार्म ना हो, तो हम उसमें सहमति बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 75 साल में सहमति क्यों नहीं बन पाई? वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार के अंदर विल पावर की कमी। सरकार अपने तरफ से कर रही है कोशिश, जनता भी अगर धीरे धीरे उतना, मतलब सरकार के लेवल पे उतना एक्सेप्टेंस। अच्छा ये बताइए कि जो नया बजट आया है यूपी का, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या नवाचार किया गया? जैसे ये जो वुमेन के लिए हॉस्टल बनाने पे एम्फेसिस किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाया जाए। फिर ये मैरिज के लिए भी ग्रांट्स दी जा रही है, जो पुअर वुमेन है, पुअर गर्ल्स हैं, उनके लिए मैरिज में कुछ। अभी कितना राशि किया गया अलॉट नए बजट में? स्पेसिफिक राशि का रिकॉल नहीं कर पा रही। पहले जितना दिया है तो उसमें चेंज किया गया है कुछ राशि में ना। पहले है ना, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के या कमज़ोर परिवार के लोगों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी, अब उसको नए बजट में बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया? सॉरी ये स्पेसिफिक डेटा रिकॉल नहीं कर। चलिए और बताइए। अच्छा, कोई 3 ऐसा कानून बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश में है ना, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, जो उत्तर प्रदेश में है ना महिला सुरक्षा से संबंधित हो, वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड। कोई 3 ऐसा लॉ बता देने।
एक बताइए। तो पोश एक्ट है जो वर्क प्लेस पे वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाता है। एक डाउरी प्रिवेंशन एक्ट है जो डाउरी को इलीगल डिक्लेयर करता है। एक विमेन रिजर्वेशन बिल अभी निकली है, एक्ट बन गया है, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन तो सुरक्षा हमने बताया, सुरक्षा से पूछा। सर अब आपने पढ़ा होगा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन दुर्व्यवहार से संरक्षण अधिनियम 2013 पढ़ा? वो भी तो बोल सकती हैं आप। ये पोस्ट में उसी। अच्छा ये बताइए अंजलि कि अंजलि एसडीएम नियुक्त की गई हैं बलिया की, एसडीएम नियुक्त की गई हैं। जैसे आप एसडीएम बनी है ना, अभी आप कुछ दिन तक जॉब की ही हैं कि अचानक आप सुबह चाय पी रही थी, अखबार पढ़ रही थी, तभी आपको खबर मिली कि आपके इलाके के बगल में किसी मॉल में ज़बरदस्त आग लग गई है। आप तुरंत चाय छोड़ के वहाँ के लिए निकल ही रही थी कि आपको तुरंत सूचना मिली कि कोई स्कूल बस पलट गई है जिसमें कुछ बच्चे आहत हो गए और बड़ा कोहरा मचा हुआ है। आप गाड़ी बैठ के उधर निकली ही, खबर फिर मिल रही है आपको कि पास के किसी अस्पताल में एक नवजात शिशु है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो माता पिता, अभिभावक और दूसरे लोग जो है डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला बोल दिया है। कैसे, चूंकि एसडीएम आप हैं, तीनों आप ही के इलाके में हुआ है, स्वाभाविक है तीनों से निपटना आपको ही है, कैसे प्रोसीड करेंगे आप? यहाँ पे मैं जो मेरे साथी जो है वर्कफोर्स के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, उनका मैं इस्तेमाल करूँगी। जैसे फायर जहाँ पे हुआ है वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके उनको कहूँगी कि वो जाके वहाँ संभाले सिचुएशन। फिर जो हॉस्पिटल में कुछ लोगों पे मुठभेड़ जैसी स्थिति आ गई है, उनके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करूँगी और उनसे कहूँगी कि आप जो मतलब उसके लेवल के ऑफिसर हैं वो वहाँ जाके डील करें, और मैं फिर ये बस वाली दुर्घटना पे जाने का प्रयास करूँगी। क्यों, मॉल में तो ज़्यादा लोग हैं ना, कैजुअलिटी की समस्या ज़्यादा है। मैं अभी ऐसा सोच पा रही हूँ कि एक डिपार्टमेंट है जो फायर से रिलेटेड में समस्याओं में एक्सपर्ट है, जैसे ये जो डिजास्टर लेकिन वहाँ पर देखिए होता है डिजास्टर मैनेजमेंट है, लेकिन आप चूंकि एक सक्षम अधिकारी हैं, आप वहाँ अगर होती तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इनको सुरक्षात्मक तरीके से निकाला जा सकता है। जी, मैं कांटेक्ट में उनसे रहूंगी, लेकिन एक समय में एक वहाँ पे जाके पहले सिचुएशन को संभालूंगी, फिर वहाँ नेक्स्ट वाले में जाऊंगी। सर पूछिए। अंजलि, आपने जो है 12th के बाद ग्रेजुएशन में गैप किया है। जी सर। क्यों? ये एक्चुअली मैंने बिहार की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ एडमिशन ले लिया था, और बाद में मुझे पता चला कि वहाँ टाइमली ग्रेजुएशन नहीं होता, तो फिर उस वजह से 2 साल का गैप आ गया। फिर मैंने इग्नू में इनरोल किया। तो 1 साल का गैप तो चलता, 2 साल कैसे हो गए? हाँ, हमें पता नहीं चला। चलने में 2 साल लगे। जी सर, वो उस समय मुझ में बहुत अवेयरनेस की कमी थी। ये मैंने सीखा भी इस इंसिडेंट से कि कुछ भी करने से पहले थोड़ा पता लगा लो। और इसके बाद तुरंत आपने क्या किया कि बहुत बड़ी छलांग लगा दिया, जेएनयू चली गई? यस सर, फिर मैंने सोचा कि अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी, एक बार ठोकर खाए तो कुछ अच्छा करने के प्रयास में जेएनयू को ट्राई किया। जेएनयू के बारे में बड़ा विवाद रहता है, मैटर क्या है उसको लेकर? ये जेएनयू में पॉलिटिकली थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसको देखा जाता है, क्योंकि जेएनयू का जो कल्चर है वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविज्म को बहुत ये अप्रिशिएट किया जाता है, और हमेशा से ही वहाँ पे कल्चर रहा है कि डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में जो भी पॉलिसीज़ आए या जो भी सोशल इश्यूज़ हैं उन पे खुलेआम डिबेट करते हैं, आपस में वो तर्क वितर्क करते हैं। तो इस वजह से कभी कभी कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी हो जाती है, कोई हॉट टॉपिक है तो। और फिर साथ ही कभी कभी वो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उसे दंगे का भी या फिर मारपीट का भी रूप दे देते हैं, तो इस वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। साथ ही में न्यूज़ चैनल्स है वहाँ पे, न्यू दिल्ली में हब है न्यूज़ मीडिया का, तो उस वजह से उन्हें मीडिया कवरेज भी खूब मिलती है और तुरंत हेडलाइन बन जाती है। अच्छा, फिर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या बताया आपने? जी, इग्नू से मैंने पॉलिटिकल साइंस किया था और उसके बाद जेएनयू से 2 सब्जेक्ट और रहा होगा ना? हाँ, पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और माइनर सब्जेक्ट्स ऐसे हिस्ट्री थोड़ा बहुत था। हिस्ट्री था। हिस्ट्री में कौन सा हिस्ट्री पढ़ा था आपने? मॉड्यूल वाइज इग्नू में ऐसा चलता है, कंबाइंड रहता है, कुछ ऐसा अच्छा, स्पेसिफिक नहीं। ये बताइए कि आपने पॉलिटिकल साइंस एमए किया है? बीए किया। हाँ, बीए किया। जी सर। ठीक है। और
पॉलिटिकल अर्थशास्त्र की बात करें, चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र, उसकी विषय वस्तु राजनीति एवं प्रशासन है। विषय वस्तु राजनीति एवं प्रशासन है, लेकिन उसको अर्थशास्त्र तथा धन का विज्ञान कहा जाता है। क्यों? विषय वस्तु राजनीति एवं प्रशासन है तो उसको पॉलिटिकल साइंस करना चाहिए था, राजनीति विज्ञान करना चाहिए और राजनीति शास्त्र करना चाहिए जो है, लेकिन उन्हें अर्थशास्त्र क्यों कहा? स्पेसिफिकली तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है क्यों कहा, लेकिन मैं अपने समझ के अनुसार कुछ आप अनुमति देंगे तो कहना चाहूँगी। उसमें स्टेट को फिजिकल वे में कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी चर्चा की गई है, तो उस वजह से उस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मेरी समझ के छोटा सा हिस्सा है केवल अच्छा जो आप कह रही हैं। जी, तो सॉरी सर, एकदम अभी सही से बता नहीं सकती इसके बारे में। आप एसडीएम बनना चाहती हैं, जी, क्यों? जैसे जब से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में तब आने का सोचा, जब मैं अपने अगल बगल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत से जो ये वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है। सरकार चाहे नीतियाँ बना देती है लेकिन धरातल पे उन्हें पता नहीं चलता कि उनके लिए ये नीतियाँ बनी है, वो उसको यूज़ करके अपना अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस आर्म से जुड़ना चाहती हूँ जहाँ मैं ये अवेयरनेस जनरेट कर पाऊँ ग्रास रूट से जुड़ के, और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। जेडीयू का लड़का जो यूपीएससी ज़्यादा हिट करता है और आप एसडीएम बनना चाहती हैं। सॉरी सर, जेडीयू का बच्चा जो है यूपीएससी को ज़्यादा हिट करके डीएम बनना चाहता है और आप एसडीएम बनना चाहती हैं, ऐसा क्यों? सर ये जेएनयू में ये सिविल सर्विस, हर किस्म की सिविल सर्विस का बहुत कल्चर है और कुछ लोग यूपीएससी को ही बस टारगेट कर। कि मैं 10 सालों से मौका ले रहा हूँ और मुझे पहली बार कोई जेएनयू का मिला जो कि स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू है। सर मुझे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था, चाहे वो पीसीएस के माध्यम से जाए या यूपीएससी के माध्यम से जाए। वो बलिया की साक्षरता दर कितनी है? 75 के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रही। बताइए सॉरी सर, एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं हो सर। ये बताइए, अभी आपने लिखा है ऑर्गेनाइज्ड ए कॉन्फ्रेंस ऑन इंडो ग्रीक, ठीक है, तो ये बताइए प्राचीन काल में इंडिया और ग्रीक में संबंध थे, तो बता सकते हैं कि इंडिया ने ग्रीक से क्या पाया और ग्रीक ने इंडिया से क्या कल्चरल या किसी अन्य क्षेत्र में क्या क्या उनको ग्रहण किया? एक मेजर एरा जब देखे कि इंडिया और ग्रीक के जो है क्षेत्र है बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हुआ, तो वो एंशियन का जो बिगिनिंग वाला पार्ट था उसमें जब अलेक्जेंडर आए थे ये वेस्ट इंडिया की तरफ, तो तब आए तो उन्होंने अपने साथ एक तो वो ट्रेड रूट खोल दिया जिसके वजह से व्यापार होने लगा वेस्ट एशिया और ये इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है उसके साथ। उसको क्या कहा गया? सिल्क रूट? सिल्क रूट तो थोड़ा ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, इस रूट खोरासन एरिया कहते हैं उसको, एग्जैक्ट टर्म नहीं याद आ रहा। तो ये पहला तो यही हुआ कि उनके दोनों को फ़ायदा हुआ इसमें, एक्सचेंज का वो एक माध्यम खुल गया। फिर खरोष्टी लिपि की एक डेवलपमेंट कहते हैं जो वेस्ट इंडिया में हुआ, जहाँ पे ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखा जाता है, और साथ ही में इंडिया